नमस्कार। हिंदी आचार्य में बच्चों आज हम पांड्य राजवंश के बारे में, पंड्यास के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इससे पहले कि हम पांड्या के बारे में जानकारी लेते हैं, हम एक बार तीनों के फ्लैग्स देख लेते हैं, तीनों के झंडे देख लेते हैं। तमिलकम, तमिलकम अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तमिलकम दक्षिण भारत के उस क्षेत्र को कहते थे जहां पर 3 राजवंश राज किया करते थे। एक तरफ चोल थे तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में पांड्य थे जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, और केरला वाली तरफ चेर राजा होते थे। तो इन तीनों के झंडे देखिए, लाल वाला जिसमें शेर है, यह झंडा जो है यह चोल राजवंश का है, यानी कि जंप करता हुआ टाइगर। उसके बाद पंड्या का जो निशान है, यही निशान आपको इनके सिक्कों में भी मिलेंगे। 2 मछलियों का जो चिन्ह है यह पांड्यों के झंडे में होता था और यही उनके सिक्कों में भी होता था, प्राचीन सिक्के जो मिले हैं। और तीसरा जो झंडा है यह चेर राजाओं का था जिसमें धनुष और बाण, यह पीले रंग के थे, और लाल रंग का जो है वह चोल राजाओं का है। तो अब शुरू करते हैं पांड्य राजवंश। अब देखो बच्चों, पांड्य राजवंश भी बहुत ही पुराना है, यह भी चोला और चेर की तरह बहुत ही प्राचीन है। देखिए जैसे कि अशोक के दूसरे और तीसरे 13वें शिलालेख में पांड्यों के बारे में वर्णन है, क्योंकि वो पांड्यों के बारे में भी बात करता है, चोलों के बारे में भी बात करता है और चेरों के बारे में भी बात करता है। यानी कि ये तीनों जो राजवंश हैं तमिलकम के, जिन्हें मूवेंदार कहा जाता है, ये तीनों बहुत ही प्राचीन है। कम से कम अशोक के समय पर तो ये थे। इसी के साथ ही देखिए पेरिप्लस नाम का जो ग्रंथ है जिसमें भारत का जो व्यापार है यूरोप के देशों के साथ में, उसमें भी पांड्य राजवंश के बारे में बताया जा रहा है। और टॉलेमी जो है, टॉलेमी भी बता रहे हैं पांड्यों की राजधानी मदुरई के बारे में बता रहे हैं। और इसी तरह से जो पांड्य शब्द है, कात्यायन ऋषि कहते हैं कि जो पांड्य शब्द है यह पांडु शब्द से बना है, और इनका जो संबंध है यह जो महाभारत के समय के जो पांडव हैं उनके साथ में इनका संबंध है। और इसी तरह से मेगस्थनीस जो है वो कहते हैं कि पांड्य देश में स्त्रियों का शासन था। तो बच्चों देखो, हम यानी कि इससे ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कम से कम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कम से कम लगभग 2300-2400 साल पुराने तो कम से कम पांड्या हैं, क्योंकि इतने ही पुराने चेर भी हैं और इतने ही पुराने चोल भी हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चोल साम्राज्य ने ही फिर बाद में पांड्या और चेरों को के ऊपर भी इस पूरे क्षेत्र में पूरा तमिलनाडु का ही चोलों का ही, चोल राजाओं का ही आधिपत्य हो गया था। तो जैसे ही चोलों का बढ़ोतरी होती है उनके साम्राज्य में, उसी के साथ साथ फिर पांड्य जो राजा हैं उनकी ताकत कम होती रहती है। तो इसी मतलब लेकिन फिर भी 1216 से 1345 के बीच में जो मारवर्मन सुंदरा पांड्यन है वो दूसरी बार से एक बार पांड्या शासन को स्थापित कर देते हैं। बच्चों इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताती चलूं कि एक समय था जो चोल साम्राज्य पूरे श्रीलंका तक फैल गया था, मालदीव तक, इंडोनेशिया तक फैल गया था। वह राजेंद्र चोल के समय पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था यह साम्राज्य। लेकिन एक ऐसा भी समय था कि चोल साम्राज्य जो था वे भी केवल सामंत बनकर रह गए थे, और वे सामंत थे इन्हीं के, पांड्या के सामंत थे। इन्होंने फिर सट्टानार नाम के सामंत को, जिसके वो सामंत थे, राजा को, पांड्या राजा को हराते हैं, और फिर विजयालय नाम के जो चोल राजा हैं दोबारा से चोल सत्ता को स्थापित करते हैं। तो पांड्यों को कभी चोल हरा देते हैं, कभी चोल पांड्यों को हरा देते हैं, लेकिन ज्यादातर समय जो है वह चोल राजाओं का ही रहा है राजगद्दी पर, और उनका ही साम्राज्य ज्यादा ताकतवर था। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण जो संबंध है पांड्य राजवंश का, वह है संस्कृति और कला के साथ में। देखिए सभी राजा पुराने समय में मंदिर वगैरह तो बनाते ही थे, मूर्ति कला भी है यहाँ पे, लेकिन इनका जो खास तौर पे इनका काव्य के साथ में संबंध है। जो पांड्य राजा हैं इनकी जो राजधानी है मदुरई, यहाँ पर ये संगम की साहित्यिक संगोष्ठियां करवाया करते थे। बच्चों संगम का मतलब तमिल में होता है कि जो सभा हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, कवियों की जो सभा हुआ करती थी उनको संगम की बैठकें कहा करते थे। और बहुत सारे ऐसे पांड्य राजा थे जो स्वयं भी कवि थे, उन्होंने भी बहुत सारी काव्य रचनाएं की हैं। और इसी तरह से संगम साहित्य के द्वारा हम बहुत सारा चोल साम्राज्य के बारे में, पांड्य साम्राज्य के बारे में और चेर साम्राज्य के बारे में हम जानकारी भी हासिल करते हैं। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है पांड्या राजाओं का, वह
यह संगम की संगोष्ठियां ही रहा है। और यह जो संगम की संगोष्ठियां हैं, संगम की जो सभाएं हैं, ऐसा माना जाता है तमिल साहित्य में कि 3 बार बैठकें हुई हैं संगम की। सबसे पहली और दूसरी बार की जो बैठकें हुई हैं, उनका जो साहित्य है वह तो मिलता नहीं है क्योंकि वह लॉस्ट हो गया था। लेकिन तीसरी बारी की जो संगम है, उसका जो साहित्य है वह ही प्राप्त होता है हमें। और इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि पांड्य जो राजा थे वो पहले जैन मत को मानते थे, धीरे धीरे वे हिंदू सनातन धर्म में मानने लगे। अब देखेंगे मंदिरों के बारे में, तो ये जो पांड्य वंश के राजाओं ने ही मदुरई में मीनाक्षी मंदिर बनवाया है। और बच्चों यह देखिए, ये जो पोस्टल स्टैंप है इसमें मीनाक्षी मंदिर है। यह जो मंदिर है इसे भगवान सुंदरेश्वर के रूप में पांड्य राजा की एक मलय ध्वज नाम के एक राजा थे, पांड्य राजा, उनकी एक पुत्री थी राजकुमारी मीनाक्षी। उनके साथ में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो सुंदरेश्वर रूप में वो विवाह करवाने के लिए मदुरई आए थे। और उनका जो मीनाक्षी है, जो कि इन पांड्य राजा की पुत्री है, वो उनको पार्वती का अवतार माना जाता है। तो यह जो मीनाक्षी मंदिर है यह उनकी याद में बनाया गया कि जो पांड्य राजा की जो बेटी है उनकी जब शादी होती है भगवान शिव से उनके सुंदरेश्वर रूप में। और जो मदुरई शहर है वह वेंगी नदी के किनारे पर बसा है और यह इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शिक्षा का और साहित्य का तो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है मदुरई शहर। और इसके साथ ही जो पांड्य वंश है वह मोतियों के व्यापार के लिए भी, इनका मोतियों का व्यापार भी चलता था इंटरनेशनल लेवल पर। और फिर उसके बाद जब पांड्यों का राज्य खत्म हो जाता है तो फिर जो विजयनगर एम्पायर के जो बुक्का राजा हैं वो फिर इसको मदुरई को 1370 में इसके ऊपर अपना शासन अधिकार जमा लेते हैं। फिर बाद में मराठों का भी राज्य होता है, फिर उसके बाद फिर अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी पांड्य वंश के बारे में। इसी तरह के ज्ञानवर्धक इतिहास से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।